दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटर नीट की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इन पीडीएफ के माध्यम से आप सेट और टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं हिंदी विषय से। तो आज की क्लास बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी हमारे मेंबर्स को जा चुका है जो हमारे पैड कोर्स में ज्वाइन है। और फ्रेंड्स इच्छुक अभ्यर्थी अभी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, मतलब कहने का आशय है कि वहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, आदि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सभी समकालीन कविता, नवगीत कविता, ये सभी क्लासेस हो चुकी हैं। कुछ हमने क्लासेस नहीं ली हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रगतिवाद समझाना चाहूँगी, प्रगतिवाद से प्रश्न कैसे बनते हैं और इसका हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है यदि यूजीसी नेट के एग्जाम में फ्रेंड्स आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि सन 1936 ईस्वी में 2 कार्य हुए। पहला कार्य क्या हुआ उसको देखते हैं। तो पहला कार्य हुआ था कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। और दूसरा, उसी समय सुमित्रानंदन पंत के युगांत रचना का प्रकाशन हुआ। तब सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि मैं छायावाद युग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद करें, है ना? जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। और आप चाहे तो अभी भी आपके पास समय है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, है ना? इसलिए युगांत को छायावाद की के मृत्यु की घोषणा पत्र भी कहा जाता है। 1943 में तार सप्तक के साथ प्रगतिवाद का अंत हो गया। ठीक है, प्रगतिवाद का अंत हो गया कहाँ? तार सप्तक के साथ। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि प्रगतिवाद का अर्थ क्या है, देख लेते हैं। तो सन 1926 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी के बीच कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर शोषित वर्ग के प्रति जो करुणापूर्ण तथा शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश युक्त जो साहित्य लिखा गया उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बेहतर परिभाषा है ये। थोड़ा प्रगतिवाद का इतिहास भी हम समझेंगे कि प्रगतिवाद कैसे आया, कहाँ से आया, इसका नाम किसने दिया, है ना? तो प्रगतिवाद जो है सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेनरी बारबूज ने प्रगतिशील लेखक संघ को बनाया। प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निष्ठ है कि इसके पश्चात 1935 ईस्वी में ही पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का एम फॉर्स्टर की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 ईस्वी में लंदन में ही डॉक्टर मुल्कराज आनंद और डॉक्टर सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, पहले कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा पहले कहाँ हुई, बाद में लंदन में ही इस संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसे मुंशी प्रेमचंद्र ने 1936 में हंस पत्रिका में प्रकाशित करवाया। सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। ठीक है, यदि भारत में पूछा जाए तो कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 1936 में। यदि कहीं और जगह की बात की जाए, यदि बात भारत की ना हो, तो आपको पता है लंदन में 1935 में, है ना, किया गया था। ये मुल्कराज और सज्जाद जहीर के इनके अध्यक्षता में। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे फिर हमारा टॉपिक है कि इसके अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए प्रेमचंद्र ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला कहा है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है। पीछे ना, यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक है, देख लीजिएगा। राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने यहाँ कि साहित्यकार जो वो है ना, वो राजनीति के पीछे नहीं चलती है, वो बल्कि उसके आगे आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बताइए, कमाल की बात लिखी हुई है ना? साहित्य में राजाओं का गौरव गान, सुंदरी का सौंदर्य चित्रण व निजी वेदना की अभिव्यक्ति बहुत हो चुकी। अब हमें अपने सामाजिक दायित्व को समझकर उपेक्षित वर्गों की स्थिति सामने लाकर उनकी दशा सुधारने का प्रयास करना होगा। ये इतनी बड़ी बात लिखी है। यदि आप साहित्य के प्रार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप में इसकी समझ शक्ति जरूर आई होगी। तो इसके लिए आपको एक लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, है ना? ये बात कर रहे हैं जब आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल के समय काफी ज्यादा मतलब सुंदरियों का गान गौरव हुआ। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी ऐसे कुछ रचनाएं लिखी गईं। छायावाद में भी ऐसा कुछ कुछ रचनाएं आई। लेकिन बाद में जब प्रगतिवाद आता है तो इन्होंने प्रगतिवाद के संबंध में ऐसा इतना बेहतरीन कहा है, बहुत ही बेहतरीन कहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रेमचंद जी के इस भाषण को प्रगतिवाद की आत्मा कहा था।
सन 1935 में हेनरी बारबूज पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया। 1935 में पेरिस में इसका प्रथम अधिवेशन एमी फोस्टर की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन अधिवेशन हुआ। तो ये इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। मैंने इसको 1 बाय 1 भी ले लिया है, ठीक है। इसको भी हमने वहीं पर जो हमने वहाँ पीडीएफ लिया था उसको यहाँ पर रिपीट भी किया है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1936 में युगांत रचना में पंत ने छायावादी युग के अंत की घोषणा किया, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे देख लेते हैं कि सन 1937 में शिवदान सिंह चौहान ने विशाल भारत पत्रिका में एक निबंध लिखा, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। उसमें उन्होंने कथन दिया कि हमारा साहित्यिक नारा कला 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 के लिए नहीं वरन संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यकार का फर्ज है। आगे देखते हैं कि सन 1937 में निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता प्रकाशित हुई, जो एक प्रगतिवादी कविता थी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। 1938 में रूपाभ पत्रिका में प्रगतिशील एक अवधारणा निबंध लिखकर पंत ने इस महत्व को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है कि 1939 में भगवती चरण वर्मा की एक प्रगतिशील कविता प्रकाशित हुई, चरमर चू चरर चरर मरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी, है ना। चरमर चू चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी, उनकी ये एक प्रगतिशील कविता थी जो कि प्रकाशित हुई थी 1939 में। इस विचारधारा के लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध ने सन 1942 ईस्वी में प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक निबंध में किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखें, ठीक। इसको याद रखें क्योंकि अभी आपको डीप पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष कहा है। आगे देख लेते हैं कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत हैं। युगवाणी 1939 में प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संकलन सर्वमान्य मत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामेश्वर करुण सतसई 1934 प्रगतिवाद की पहली रचना है, इन्होंने माना है गुप्त जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रगतिवाद के संबंध में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं प्रगतिवाद के विषय में कुछ विशेष तथ्य देखने वाले हैं। रामविलास शर्मा ने राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वह साम्यवाद है, और वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में सन 1933 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही समाजवादी दल की स्थापना हुई, जिसमें राजनैतिक क्षेत्र साम्यवाद तथा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के बीज निहित थी। आगे आता है डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि शब्दों में कि जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिकता का प्रयोगवाद की विशेषता है, उसी तरह यथार्थ सामाजिक चेतना प्रगतिवाद की विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद को डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह ने सामाजिक यथार्थवाद कहा है। आगे देखते हैं कि मुक्तिबोध के शब्दों में छायावादी कल्पना व गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के विरोध में शोषित वर्ग की जो भावनाएं तत्कालीन रचनाकारों की लेखनी में प्रस्फुटित हुई, वे रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन हैं, प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत हैं, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध ने किया था, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, प्रगतिवाद की विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। जितना कुछ ये टॉपिक में लिया गया है सभी कंसेप्ट बेस पर आधारित है, और ये सब मेरी मेहनत है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं काफ़ी मतलब उत्साहित होकर स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए मौका है। यदि आपको ऐसा लगे कि हमें ग्रुप में जुड़ करके और फर्स्ट अटैम्प्ट में या इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए वो द्वार खुला हुआ है। मार्क्सवाद और साम्यवाद में आस्था इसकी पहली विशेषता है। शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना, हिंसक क्रांति का समर्थन हुआ, मानवीय मूल्यों के का पक्षधर है, ठीक है। आगे देखते हैं नारी के प्रति आस्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, आम बोलचाल की भाषा, मुक्तक काव्यों की प्रधानता है, विश्व बंधुत्व की भावना की बात कही गई है इसमें। यह काव्य बहुजन हिताय का दृष्टिकोण है, धर्म और ईश्वर के विरोध का इसमें देखने के लिए मिलता है ना। धर्म और ईश्वर के विरोध के भाव भी देखने के लिए मिलते हैं इसमें। आगे देख लेते हैं कि प्रगतिवादी रचनाकार कौन कौन से हैं। तो छायावाद के समानांतर
प्रगतिशील साहित्य लिखने वाले रचनाकार मूलतः छायावादी थे। ठीक है, जो छायावाद के समानांतर में रह करके साहित्य लिखे वो छायावाद थे। लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी कि किसकी रचनाओं में प्रगतिवादी विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, तो पंत, निराला, दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, है ना। अच्छा, ये पहले तो छायावादी थे। ठीक है, पर बाद में इनकी रचनाओं में भी प्रगतिवादी भावना देखने के लिए मिलती है। नरेंद्र शर्मा जी हैं, भक्ति चरण वर्मा हैं, माखन लाल जी हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, रामेश्वर शुक्ला अंचल हैं। ये उपयुक्त सभी मूलतः छायावादी थे, साथ साथ प्रगतिवादी के समानांतर भी थे, है ना। तो वही बात हुई कि प्रगतिवादी रचनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। आगे बात करते हैं कि प्रगतिवादी रचनाकार कौन कौन से हैं। तो नागार्जुन जी हैं। इनका समय काल आपको अवश्य याद रखना है, इनका जन्म समय, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो टॉपिक मैंने आज लिया है यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। इसका अगला टॉपिक मैं आपको प्रयोगवाद और नई कविता एक साथ करवा दूंगी, साथ साथ समकालीन कविता कितनी पढ़नी है और हिंदी नवगीत कौन सा पढ़ना है। देखती हूँ यदि मुझे समय मिला तो मैं वो भी आपको क्लास अपलोड कर दूंगी। नागार्जुन 1911 से 1988 ईस्वी, केदारनाथ जी 1911 से 2000, रामविलास शर्मा जी 1912 से 2000, मन्नूलाल शर्मा जी 1914 से 1994, त्रिलोचन शास्त्री 1917 से 2007, रांगे राघव 1923 से 1962 ईस्वी। ठीक है, इनका हो गया जन्म समय। चलते बात कर लेते हैं पहले नागार्जुन जी के संबंध में कि नागार्जुन जी का जो जन्म समय आप देख रहे हैं सतलज दरभंगा बिहार में, निधन भी आप देख रहे हैं। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इन्होंने। वहां विद्यालंकार परिवेण नामक बौद्ध मठ में 3 वर्षों तक रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यात्री नाम से मैथिली में रचना लिखते थे। पत्रहीन नग्नगाश, प्यार से लोग इन्हें बाबा भी कहते थे। इन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, तो नागार्जुन जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो कौन सी हैं। तो काव्य इनका जो संकलन है, ठीक है, काव्य संकलन इन्होंने खड़ी बोली में किया है, याद रखिएगा। इनकी रचना है युगधारा 1953 में प्रकाशित हुई है। तालाब की मछलियां 1957 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पतराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1900 खंड काव्य 1970 में, गीत गोविंद 1979 में, खिचड़ी विप्लव हमने देखा 1980 में, तुमने कहा था 1980 में प्रकाशित हुई है। हजार हजार बाहों वाली 1981 में। नेक्स्ट आता है पुरानी, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी जूतियों का कोरस नहीं है। रत्न रत्न गर्भा इंपॉर्टेंट है ये भी। हम भी ऐसे क्या, ऐसे क्या तुम भी क्या, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस गुब्बारे की छाया। ठीक है, अब बताती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर की जो 5 रचनाएं हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर की वो 5 रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा और यहीं से प्रश्न क्रमानुसार लगाते हैं। ठीक है, इतने में ये है ना, तुमने कहा था तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। इनकी लंबी कविता देख लेते हैं। तो हरिजन गाथा है और भूमिजा है, इसका संपादन सोमनाथ, सोमदेव और शोभाकांत ने किया था। तो ये शायद आपके लिए नई बात हो, अभी तक शायद है कि हर किसी बंदे को या हर हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बात पता हो। ठीक है, भूमिजा का जो संपादन है सोमदेव और शोभाकांत ने किया था। आगे देख लेते हैं। अब यहीं पर मैंने कुछ रचनाएं ले ली हैं, क्योंकि आपको पता है कि नागार्जुन जी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो काफी सारे तथ्य मैंने बीच बीच में रख लिए हैं। रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास है, 48 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1919 आप ज्वाइंट कर लेना। बलशनामा 52 में, नई पौध 1952 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1957 में, दुख मोचन 1957 में, कुंभी पाक 1960 में, है ना। हीरक जयंती ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जमनिया का बाबा या उमरतिया गरीबदास। ठीक है, ये तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो यहाँ तक कुंभी पाक तक, ठीक है, कुंभी पाक तक इनकी सभी ये जो उपन्यास है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ तक दुखमोचन कुंभी पाक तक इनके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी कहानियां भी हमने ली हैं कि तापहारिणी, असमर्थ दाता, काया पलट, ममता, विषम ज्वर, होतक जयंती, मनोरंजन का टैक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे, अनुकंपा और निर्णय, जो कि ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे थे। यात्रा वृतांत है, हिमालय की बेटियां, टिहरी से नेलडर, धौल्यूट, आतिथ्य सत्कार, सिंध में 17 महीने। आगे देखते हैं इनका जो संस्मरण था, 1 घंटा 1957 में प्रकाशित हुआ। मैं सो रहा हूँ 1957 में, आईने के सामने 1964 में। बात करती हूँ कि इन्होंने दीपक पत्रिका संपादन किया था 1962 से 68 तक, जो कि हिंदी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, दीपक पत्रिका याद रखिएगा। इन्होंने कालिदास के मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, आलोचना इनकी है एक व्यक्ति एक युग 1957 में, बात हो रही नागार्जुन की। ठीक है, नागार्जुन जी की बात हो रही है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखें। जीवनी में इनकी जीवनी शोभाकांत ने बाबूजी नाम से लिखी थी। पत्रहीन नग्नगाश मैथिली काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ 1968 में। कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं।
कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अकाल और अकाल होगा अकाल हो गया है अकाल, और उसके बाद कविता में संकलित की कविता है ये। आओ रानी हम ढोएं पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, व्यंग कविता है। नेक्स्ट आता है कि कालिदास सच सच बतलाना, रत यक्ष रोया या तुम रोए, है ना। कालिदास की रचना से ली गई है। बादल को घिरते देखा है, घोर निर्जर में परिस्थिति में दिया है, ठीक है। सिंदूर तिलांकित भाल कविता से ली गई है। आगे है प्रेत के बयान कविता से, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर थी, है ना। तो ये हुई बात। अब आगे चलते हैं, केदारनाथ जी की बात करते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने केदारनाथ को लिया है, मैंने इसी तरह मैंने त्रिलोचन जी को लिया है, शिवमंगल सिंह सुमन जी को लिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी है मैंने, और आप भी इस तरह से तैयार करें, कुछ तैयार कर रहे हैं तो जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण है, जैसे आप देखो दिनकर को पढ़ना है तो दिनकर की सारी रचनाएं एक साथ रखें। आप मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ रहे हैं तो उनकी सारी रचनाएं आप एक साथ रखें, तुलसीदास जी की रचनाएं एक साथ रखें, सूरदास हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो इस तरह आप रखेंगे तो परीक्षा में कहीं भी आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आएगी, ठीक है। बाकी अभी कथेतर गद्य से लेके प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो उनको डीप पढ़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे आता है कि केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म समय है 1911 से 2000 तक माना गया है। जन्म इनका यहाँ देखा है, गांव कमाशीन है, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। निधन भी यहाँ दिया है। पिता हनुमान प्रसाद थे, ये मान के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। आगे है कि इनके पिता का एक काव्य संकलन मधुरिमा है, जिसमें 29 कविताएं हैं जो श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित थी। पंत के समान प्रकृति चित्रण के कारण केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का पंत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्हें परिवार का कवि और प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रथम कविता छाया 1928 में, जो कि 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखी थी, प्रकाशित हुई थी। आगे बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह के बारे में। तो जितने महत्वपूर्ण है मैं बताती चली जा रही हूँ, है ना, बहुत ज्यादा मैंने लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण ही आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो ध्यान से आप क्लास में बिल्कुल बने रहें। युग की गंगा यह प्रथम काव्य संकलन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 में प्रकाशित हुई है। 19 आप जोड़ लेना, मैं लास्ट के अक्षर का प्रोनाउंस करती जा रही हूँ, है ना। नींद के बादल 1947 में, ठीक है। लोक और आलोक 57 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना 1970 में। आगे है देश देश की कविताएं 1970 में प्रकाशित हुई हैं। गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 में, विचार और बाधा 1980 में, देश विदेश की कविताएं 1980 में। आगे यहाँ पर है हे मेरी तुम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 86 में। और एक इंपॉर्टेंट है कहे केदार खरी खरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, माने लिए मैंने सभी कुछ है। बम्बई की रक्तदान 1983 में प्रकाशित हुई, ये इंपॉर्टेंट है। अपूर्वा महत्वपूर्ण है, 84 में प्रकाशित हुई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसको 1986 में, ठीक है। जो शिलाएं तोड़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1985 में प्रकाशित हुआ है। आत्मगंध भी महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं, आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ठीक है। ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप तो देख लीजिएगा। बाकी जिनका महत्वपूर्ण था मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, ठीक है, टिक करके। इनकी प्रसिद्ध कविताएं देख लेते हैं। तो हे मेरी तुम कविता संग्रह में संस्कृत कविताएं, हे मेरी तुम, एक खिलौने फूल से समुद्र है वह, तुम भी कुछ हो, पत्नी को संबोधित काव्य संकलन में ये वक्तव्य, ये कविता लिखते हैं। अपूर्वा 1984 में, कविता में संकलित कविताएं हैं। न बुझी आग की गाठ, समय बदला, मम हित है धराइरा है, जहान से बाहर को जीने का दुख, मन और भीतर छिपा, ठीक है। कुछ ये पंक्तियां हैं। आगे उनके उपन्यास देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है तो पतिया, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई है। बैलबाजी मार ले गए, अधूरा उपन्यास था। निबंध संकलन है समय समय 1970 में प्रकाशित हुआ। विचार बोध 1980 में, विवेक विवेचन 1981 में, ठीक है। यहाँ पर इनका यात्रा वृतांत दिया गया है, देख लीजिएगा। कुछ अन्य प्रसिद्ध कविताएं इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। केन केन किनारे भी इंपॉर्टेंट है। चंद गहना से लौटती बेर, माझी न बजाओ बंशी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ प्रसिद्ध कविताओं की पंक्तियां देख लेते हैं। मारो 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 हाशिया, पाटो 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 धरती, धीरज और अधीरज क्या है, कारण से बढ़ धीरज क्या है। अगला आता है कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने खोने से सोने से खोदा लोहा मुड़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो रवि के रथ पर घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मारेगा नहीं मरेगा, हमारी जिंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं, हमेशा काम करते हैं मगर कम 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 दाम मिलते हैं, ठीक है। हे मेरी तुम, आज धूप जैसी हो आई, और दुपट्टा उसने मेरी छत पर रखा, मैंने समझा तुम आई हो, दौड़ा मैं तुमसे मिलने को, ठीक है। आगे देख लेते हैं विशेष तथ्य इनके संबंध में। केदारनाथ अग्रवाल आरंभ में एक छायावादी कविताएं लिखते थे, बाद में प्रगतिवादी हो गई। कहे केदार खरी खरी कविता में पूंजीवादी के खतरों से सचेत किया गया है, डॉलर के खतरे से भी सावधान किया गया है।
आगे आता है कि हे मेरी तुम जमुन जल, दोनों ये रचनाएं हैं इनकी। पत्नी पर आधारित काव्य संकलन है। इनकी कविताओं में ग्रामीण प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। अजय के शब्दों में केदारनाथ अग्रवाल वास्तव में ग्रामीण प्रकृति व संस्कृति के चितेरे हैं। इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव की गंध आती है, ठीक है, गंध है। तो ये हमने देखा यहाँ। आगे और देख लेते हैं रामविलास शर्मा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रामविलास शर्मा आपको पता है प्रगतिवादी रचनाकार हैं। और ये जो हैं तो इनको हमने क्यों रखा, क्योंकि ये प्रगतिवादी हैं और ये इतने महत्वपूर्ण है कि रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं ना, खासकर आलोचनात्मक रचनाएं, तो परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं। तो आपको पता है ये पीडीएफ में पेड कोर्स वालों के लिए बना रही थी, तो मैं उनको अवगत कराना चाहती थी कि रामविलास शर्मा को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ भी पढ़ लें। ऊपर हम जहाँ आलोचना करेंगे हम वहाँ भी उनका जिक्र देख लेंगे। तो मैंने उनको कि ताकि उनके जहन में ये बात रहे। इनका जन्म समय यहाँ दिया है, मृत्यु समय भी दिया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक, ऋग्वेद और मार्क्सवाद के अध्येता, कवि आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीतिविद, विशारद, ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जिनको पीडीएफ दिया उन्होंने देख लिया है। साहित्यिक आलोचना की बात करते हैं तो इनकी जो आलोचनाएं हैं वो आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। कौन कौन सी, एक है प्रेमचंद युग, है ना, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, इनका आप प्रकाशन वर्ष देखते चले जाना। एक निराला है, ये याद रखना है, प्रेमचंद, उनका युग भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं देख लेनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भी देखना है। एक आलोचना आता है निराला की साहित्य साधना, ठीक है, 3 भाग हैं इसको, इन तीनों को देखना है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भी आपको देख लेना है। आगे आता है परंपरा का मूल्यांकन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य ये इंपॉर्टेंट है। एक है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ लिया है इनको। इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण हमने ले लिए हैं, साक्षात्कार, पत्र, संवाद, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज हमने यहाँ पर रखा है। आगे बात करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। तो शिव मंगल सिंह सुमन 1915 से 2002 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग के मूल 1954 में प्रकाशित हुआ है। पहले सृजन 1950 में, विश्वास बदलता गया। हाँ इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की बारात, ठीक है, जीवन के गान, युग का मूल, हिल्लोल, हाँ इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की बारात इंपॉर्टेंट है। वाणी की व्यथा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे आते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, जो कि इनका जन्म समय 1917 से 2007 माना गया है। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था। जन्म सुल्तानपुर में हुआ है, निधन नई दिल्ली में हुआ था। उपनाम सानेट का कवि, ठीक है, इनको सानेट का कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं कि जीवन में निहित लय का कवि नामवर सिंह ने कहा इन्हें, ठीक है, नामवर सिंह को कहा है जीवन में निहित लय का कवि। मुक्त बोध ने इनको अवध का किसान कहा है। जिजीविषा का कवि कहा गया है, धरती का कवि कहा गया है, और भारतीय औसत भारतीयता का कवि कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन व शमशेर बहादुर थे, ठीक है। आगे इनकी रचनाएं देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम काव्य संकलन में 63 कविताएं रची थी, जो कि 1945 में धरती इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। गुलाब और बुलबुल, ठीक है, सानट का छंद दिगंडत है। हाँ ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और 1980 में प्रकाशित हुई है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। फिर अर्घान भी महत्वपूर्ण है, कहानी कुछ कहानी ये भी महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, है ना। और महत्वपूर्ण है कौन सा, शब्द, शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इनके कहानी संग्रह। तो देश काल, इसमें 13 कहानी संकलित हैं। डायरी, रोजना मचा, ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ डायरी मानी जाती है। आलोचना है, काव्य और अर्थबोध, ठीक है। त्रिलोचन की प्रसिद्ध कविताएं देख लेते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, जो भूखा है, दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, तुम बढ़ो विजय के पथ पर, चीन महान चीन, इन दिनों मनुष्यता का कोई महत्व नहीं, चिर भरा पजामा, काल फिर वह भिक्षुक आया था, प्रभु पुत्र वह मांग रही, दीवारें दीवारें दीवारें, तुम्हें याद है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आगे देख लेते हैं। विशेष तथ्य है कि इन्होंने अमूला रचना बरबे छंद में लिखी, जिनमें 2700 बरबे छंद हैं। यह नीति समसामयिक घटनाओं से संबंधित छंद है। मेरा घर रचना में रूस व चीन की संक्रांतियों का समर्थन है। भारतीय किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति का चित्रण भी है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने तुलसी और गालिब भावों की समानता की खोज की,
और इनके तुलसी इनके प्रिय कवि थे। इन्होंने तुलसी के विषय में कुछ लिखा है कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना तुमसे तुम में रमे हो, है ना, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। ठीक है, आगे है तुलसी दास और निराला जी में, मतलब इन्होंने तुलसी और निराला में भी भावों की समानता बताई है। आगे आते हैं त्रिलोचन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिलोचन जी बहुत महत्वपूर्ण है, बस थोड़ा सा और बचा है त्रिलोचन जी के बारे में देख लेते हैं। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ त्रिलोचन जी के लिए क्या है ना, सॉरी रांगे राघव जी के लिए ना। त्रिलोचन को तो हमने देख लिया, रांगे राघव जी को देख लेते हैं। तो इनका देखो यहाँ मूल नाम सब कुछ दिया है। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, आप देख लीजिएगा। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से। तो घरौंदे 46 में यह विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है ना। विषाद मठ बंगाल के आकार पर आधारित है। मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है। हुजूर अंधेरे के जुगनू इंपॉर्टेंट है, जो कि दास प्रथा को बचाने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण आता है इसमें। ठीक, आगे आता है कब तक पुकारो, इंपॉर्टेंट है। पक्षी और आकाश, लकीमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा, है ना। आगे राई पर्वत, राह न रुकी भी इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है इसमें। धूनी का धुआं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे धरती मेरा घर, ठीक है। आखिरी आवाज, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात। विषाद मठ उपन्यास में रांगी राघव ने अकाल से त्रस्त क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ पूंजीपतियों का चित्रण किया है। आगे देखते हैं कि रांगी राघव के प्रसिद्ध उपन्यास कब तक पुकारूं पर टेलीविजन धारावाहिक भी बना। इस उपन्यास में ब्रज के नटों का चित्रण है। 1948 में उनका दूसरा उपन्यास मुर्दों का टेला प्रकाशित हुआ। इसकी कहानी सिंधु घाटी की सभ्यता पर आधारित है। चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन काल का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। और भी रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता उपन्यास भक्ति चरण वर्मा के उत्तर से जोड़कर उनकी कहानी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में जोड़ दिया। प्रमुख यहाँ कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानियां अपना संकलित इनकी कुछ कहानी है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये जब हम पढ़ेंगे तो रांगे राघव को अलग से पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। आगे है कि रांगे राघव की कहानी गदल आधुनिक स्त्री विमर्श की कसौटी पर खरी उतरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इनका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसका मतलब गदर का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यात्रा वृतांत है, महायात्रा गाथा, महायात्रा गाथा यह भी है। भारतीय भाषाओं में अनुवादित कृतियां मिलती हैं। आगे है कि जैसा तुम चाहो, हेलमेट, वेनिस का सौदागर, अथेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबाथ, जूलियस सीजर, बारहमीरा। ठीक है, ये तो इनकी कुछ अनुदित कृतियां हैं। रांगे राघव जी की जीवनी, मतलब जीवनी प्रधान उपन्यास देख लेते हैं। तो रांगे राघव जी ने 1950 में के पश्चात कई जीवनी प्रधान उपन्यास लिखे थे, जिनमें कौन कौन सा है जीवनी प्रधान देख लीजिएगा। पहला उपन्यास 1951 से 53 के बीच प्रकाशित हुआ था, भारती का सपूत है। यहाँ पर विषय देखिए किसके जीवन पर आधारित है। लकीमा की आंखें विद्यापति के जीवन पर आधारित है। मेरी भवबाधा हरो बिहारी के जीवन पर। रत्ना की बात तुलसीदास पर। लोही का ताना कबीर पर आधारित है। धूनी का धुआं गोरखनाथ पर आधारित है। यशोधरा जीत गई गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। देवकी का बेटा कृष्ण के जीवन पर आधारित है। रांगे राघव ने जर्मन और फ्रांसीसी के कई साहित्यकारों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि उन्होंने शेक्सपियर के 10 नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद किया। वे अनुवाद मूल रचना सलीखे थे, इसलिए रांगे राघव को हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तो क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।